ह ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म में और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी बच्चों से वादा किया था कि आज से आपकी इसी समय डेली सीडीपी की क्लास हुआ करेगी, लेकिन आप लोग सीडीपी से कम कनेक्ट करते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से ज़्यादा कनेक्ट करते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एज ए पार्ट है टीचिंग मेथोडोलॉजी का, और टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो पार्ट है एज ए सीडीपी का। तो चाहे आप सीडीपी बोल लो, टीचिंग एप्टीट्यूड बोल लो, कुछ भी बोल लो, हम उसको कवर करेंगे। डेली इसी टाइम आपको एक क्लास देखने को मिलेगी और हर क्लास में मैं आपको एक पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश करने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। ठीक है। तो दोस्तों आज से अपनी ये सेशन शुरुआत हो रही है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए पूरा का पूरा आपकी बनाई गई है ये सारी की सारी क्लासेस। ठीक है। तो चलिए फिर और देरी ना करते हुए आज की कक्षा को आप प्रारंभ करते हैं आज की। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को बार बार ये नाम सुनाई दे रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। वैसे देखा जाए तो दोस्तों आप लोग जो अब तक फ्रेंडली थे वो थे सीडीपी के नाम से। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे इसी के अंतर्गत होता है एक साइकोलॉजी। क्या होता है? बेसिक बता रहा हूं, वैसे कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। साइकोलॉजी, जिसे आप ये जो शुरू में पढ़ रहे हो ना, सीडी, ये चाइल्ड डेवलपमेंट, ये साइकोलॉजी के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। वहीं पर ही दूसरा आ जाता है दोस्तों पेडागोजी। पेडागोजी यानी कि जिसे हम बोलते हैं शिक्षा शास्त्र या बाल विकास भी बोल देते हैं हम लोग। तो ये जो पी बच गया वो यही बच गया आपका पेडागोजी। इसके बाद जो आप बार बार नाम सुन रहे हो, टी ए एंड टी एम। ठीक है। तो टीए मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो इसी का ही पार्ट है। टीचिंग एप्टीट्यूड में मेन प्रोबेबली हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि भारत के अंतर्गत जो शिक्षा की शुरुआत हुई थी 1835 से लेकर आज तक किस किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, क्या क्या आपकी संस्थाएं आई हैं, क्या क्या आपके दस्तावेज आए हैं, उनके अंतर्गत हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसी को मैं इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हम जो डेली क्लास लेंगे ना, वो इसी को ध्यान में रखते हुए लेंगे। पहले हम जो पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, वो सीखेंगे बाल मनोविज्ञान को, यानी कि साइकोलॉजी को। जैसे ये कनेक्ट पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरे के पूरे पूरा विषय खत्म हो जाता है साइकोलॉजी, देन उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, देन उसके बाद हम शुरू करेंगे पेडागोजी, और फिर बाद में हम शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है। तो मेन बेसिक मेरा यही मतलब था, आपको समझा सकूं, आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग पढ़ क्या रहे हो और कैसे हमारी शुरुआत हो गई। ठीक है। चलिए आज हम अपनी शुरुआत कर लेते हैं साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान से। इसे हिंदी में हम लोग बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब दोस्तों बाल मनोविज्ञान की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, लेकिन उस सिलेबस को दोस्तों मैंने इस 10 चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड करके रखने का प्रयास किया है, और इन्हीं 10 चैप्टरों को हम पढ़ेंगे और आपकी जो साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, वो बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक आपकी तैयार हो जाएगी। तो कोई भी बच्चा जो कि आज पहली क्लास है, आए हो आप, तो ये सिलेबस नोट डाउन कर सकते हो। बाकी डेली इसका पीडीएफ जो है वो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वो ज्वाइन हो जाइएगा, वहां इसकी पीडीएफ डेली अपलोड कर दी जाएगी, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए समझते हैं ये जो बाल मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से हम प्रारंभ करेंगे, जो कि है मनोविज्ञान क्या है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही होना चाहिए कि मनोविज्ञान है क्या, ये शब्द आया कहां से, इसका पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था, इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे इसके अंतर्गत कैसे बदलाव हुए, इसका इतिहास क्या है, और भारत के अंतर्गत कैसे शुरुआत हुई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिक से चलेंगे एडवांस की ओर। तो पहला टॉपिक रहेगा आपका, अध्ययन रहेगा बाल मनोविज्ञान क्या है। दूसरा चैप्टर है आपका अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तीसरा चैप्टर है वृद्धि और विकास। चौथा चैप्टर है जिन प्याजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की के सिद्धांत। अब केवल जिन प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की लिखा हुआ है, तो केवल हम इन्हीं तीनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे थियोरेटिकल पोर्शन है, उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर टीचिंग एग्जाम में इन तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला चैप्टर आ जाता है दोस्तों अधिगम। अगला चैप्टर आ जाता है बुद्धि। अगला चैप्टर आ जाता है व्यक्तित्व। अगला चैप्टर आ जाता है चिंतन। अगला चैप्टर आ जाता है स्मृति, एंड लास्ट चैप्टर आ जाता है निर्देशन एवं परामर्श।
ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल ना के बराबर ही है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी टॉपिक है तो हमें पढ़ना ही है। तो ये पूरा का पूरा बाल मनोविज्ञान का टॉपिक है। अब देखो दोस्तों, ये जो चैप्टर लिखे गए हैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कई बच्चों को पता होगा, और जिन बच्चों को पता कृपया करके धैर्य रखिएगा। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक दिख रहे हैं आपको, ये टॉपिक केवल यूनिट है। कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा, बस अभिप्रेरणा ही नहीं पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के अंतर्गत थ्योरेटिकल पोर्शन जो होते हैं, थ्योरी जो दिए गए थे, वो किस किस ने क्या क्या दिए थे वो भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ में क्या है अभिप्रेरणा चक्र, क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, वो भी पढ़ेंगे। तो ये केवल एक यूनिट है। इन यूनिट के अंतर्गत सब यूनिट के अंतर्गत आते रहेंगे। तो जब भी हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो ये था दोस्तों आज का अपना सिलेबस। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। नोट डाउन करने वाले नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ में। आइए फिर और देर ना करते हुए आज के अपने टॉपिक चैप्टर नंबर पहला शुरू करते हैं, जो कि है मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो अब दोस्तों अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना पहला चैप्टर, मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो देखो दोस्तों, मनोविज्ञान क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, उस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मतलब बता देता हूं। क्योंकि कभी भी आप एज ए बच्चों को पढ़ाने जाओगे या किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, वो क्या होती है। तो देखो दोस्तों, हमने अभी दो शब्द पढ़े, एक एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान, एक हमने पढ़ा पैडागॉजी। ये दोनों शब्द क्या है और किस तरीके से बच्चों की हम इसकी मदद से बच्चों को पढ़ाते हैं और समझाते हैं। तो पहली बात ये लिखिए सभी के सभी बच्चे कि वह ज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने में काम आए। क्या बोला मैंने आपका? द नॉलेज दैट इज यूजफुल इन टीचिंग चिल्ड्रंस। मैंने आपको बोला कि वह ज्ञान, जो भी आपके पास नॉलेज है, आप टीचर हो, स्कूल में जाओगे पढ़ाने के लिए, तो जो भी आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान की मदद से आप बच्चों को समझा रहे हो, सिखा रहे हो या शिक्षा दे रहे हो, वो क्या कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है आपका पेडागोजी। क्या कहलाता है? पेडागोजी। और यानी कि बच्चों के व्यवहार में आप इच्छित परिवर्तन ला रहे हो, वो कहलाता है पेडागोजी। और उसी के विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, वो बच्चों के व्यवहार को आपको समझने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए, आपकी कक्षा के अंतर्गत 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे के 30 बच्चे सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे? कह नहीं सकते। सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ही फुद्दू होंगे? कह नहीं सकते। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे एवरेज होंगे और कुछ बच्चे देरी से सीखते होंगे। तो जो बच्चा जिस तरीके से सीख सकता है, जिस तरीके से उसका बोल सकते हो मेंटल एबिलिटी है, वो आप चेक कैसे करोगे, उसका पता कैसे करोगे? तो बच्चे के व्यवहार के बारे में पता करने के लिए, उसको समझने के लिए कि बच्चा क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, तो उस चीज को समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान का करते हैं। तो डायरेक्टली कई बार ये पूछ लिया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है। तो बच्चे के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे कि नीचे एक देखो, बड़ा ब्यूटीफुल सा फिगर मैंने आपको लगा रखा है, लिखा हुआ है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल कहने का मतलब है अधिगम यानी कि पढ़ाने के तरीके। अब देखो दोस्तों, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो विजुअल यानी कि देख देख कर सीखते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, मतलब सुन सुन कर सीखते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो काइनेस्टिक यानी कि कर करके सीखते हैं। जब तक वो खुद नहीं करते काम को, जब तक नहीं सीख सकते। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से बच्चे सुनकर सीखते हैं, कौन से बच्चे करके सीखते हैं और कौन से बच्चे देखकर सीखते हैं? तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, हमें इस्तेमाल करना होगा चाइल्ड साइकोलॉजी का, बाल मनोविज्ञान का। तो बस बाल मनोविज्ञान क्या है? तो बाल विज्ञान, हर एक टीचर को इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को समझ सकता है कि वो कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं और क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। ठीक है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि बाल मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी देनी थी आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि मनोविज्ञान यानी कि जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, साइकोलॉजी का मतलब समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। क्या? ये जो मनोविज्ञान है ना, यानी कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये जो शब्द है वो लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। कहां से लिया गया है दोस्तों? ग्रीक भाषा से लिया गया है।
तो पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो वो ग्रीक यानी कि ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा से लिया गया। और ग्रीक भाषा में भी दो शब्दों से लिया गया है दोस्तों, एक से नहीं दो शब्दों से लिया गया है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। इन दो शब्दों को इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, इसको ही बोला जाता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। अब साइकी का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और वहीं पर ही लोगस का मतलब होता है अध्ययन। देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात कही गई है कि साइकी का मतलब होता है आत्मा, यानी कि जो हमारे अंदर सोल जिसे हम बोलते हैं आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। इसलिए दोस्तों जब इसकी शुरुआत हुई थी 13-14 सेंचुरी के आसपास, तब लोगों का मानना था कि जो ये साइकोलॉजी है, ये जो बाल मनोविज्ञान है, वो क्या है? आत्मा का अध्ययन करने का विषय है। जैसे कि कोई ना कोई विषय किसी न किसी चीज का अध्ययन करता है, उसी प्रकार से उस समय के लोगों को ये मत था कि ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। तो इसलिए दोस्तों शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग फेज के अंतर्गत मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया। क्या बताया गया? साइकोलॉजी वाज सेड टू बी ए सब्जेक्ट टू स्टडी द सोल। यानी कि आत्मा का जो अध्ययन करते हैं वो क्या पढ़ रहे होते हैं? वो साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। अब इस विचारधारा के जो समर्थक थे, यानी कि इनको कौन मानने वाले थे? तो इनको मानने वाले थे दोस्तों प्लेटो और एरिस्टोटल, यानी कि एरिस्टोटल जिसे अरुस्ते बोलते हैं हम। इंग्लिश में हम इसे एरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में अरुस्ते बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुरुआत में साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता था, ये किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा माना गया था? तो अरुस्ते और प्लेटो के द्वारा यह माना गया था। जैसे कि आपने देखा होगा, हम फिल्मों में भी देखते हैं, जब किसी आदमी की हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है। तो जो आत्मा निकल गई है, उसी आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय को क्या माना गया? साइकोलॉजी माना गया था शुरुआत के फेज में। ठीक है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज सोचने की कोशिश करिए, कोई ना कोई शब्द किसी ना किसी तरीके से उत्पन्न होता है, आप लोग मानते हो इस बात को। वैसे ही साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भले ही ग्रीक भाषा से लिया गया हो, लेकिन इसका जो इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले, किसी बच्चे को पता है? इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? किसी बच्चे को पता है? मनोविज्ञान शब्द जो है, ये जो शब्द है मनोविज्ञान, अब कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं से तो निकल के आया होगा, आप सभी बच्चों को पता है, सीधी सी बात है। ठीक है। साइकोलॉजी हमने समझ लिया कि साइकोलॉजी जो है वो साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन दोस्तों इसका जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ना, वो किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था, एक साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम था रूडोल्फ गॉलकर। ध्यान रखिएगा, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है, मनोविज्ञान शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने करा था? तो रूडोल्फ गॉलकर जो थे, इन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। और कब किया था इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल? तो वो किया था 1590 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो स्टेट वाले एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो साइकोलॉजी शब्द कहां से आया? एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि किस लैंग्वेज के से है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया, साइकी प्लस लोगस से। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि साइकोलॉजी को शुरुआत में एज ए आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया, जो कि किसने बताया था? तो वो एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने बताया था। लेकिन दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, जब भी हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, मतलब किसी भी चीज को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उस चीज का दिखना, उस चीज को महसूस करना,
उस चीज के बारे में बातचीत करना, उस चीज के बारे में अध्ययन करना तभी संभव होता है ना जब वो दिख रहा हो, उसका कोई रूप हो, उसका कोई रंग हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम पेड़ पौधे के विषय को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो पेड़ पौधे का एक रूप, एक रंग है। लेकिन आत्मा की बात करी जाए तो ना ही आपने देखी है, ना ही हमने देखी है। हमने तो बस एक परिकल्पना बना ली है कि इस तरीके से होता होगा, इस तरीके से बनता होगा, इस तरीके से दिखता होगा, लेकिन देखा तो किसी ने नहीं है ना आत्मा को। तो इसलिए दोस्तों समय बीता, समय बीतने के साथ साथ ही लोगों ने इस चीज के ऊपर मानना मना कर दिया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जब कोई चीज दिखती ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, तो हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, कोई चीज दिखनी चाहिए तभी तो हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस विचार को ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक मान्यता नहीं मिली। फिर समय बीता, आगे निकले, आगे निकले तो दोस्तों हम जो है साइकोलॉजी को वो मानने लगे मन का अध्ययन। क्या माना जाने लगा? स्टडी ऑफ टू माइंड। ध्यान रखिएगा, मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड। अब साइकोलॉजी को जो है वो मन का अध्ययन यानी कि मस्तिष्क, दिमाग का अध्ययन करने वाला विषय माना जाने लगा। अब ये जो बात है वो कब की बात है? तो ये बात है दोस्तों 17 टू 18 सेंचुरी, 17 से 18वीं शताब्दी। समय जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अभी हम बात कर रहे थे 15वीं शताब्दी की, अब बात कर रहे हैं हम 17-18 शताब्दी की। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय कब माना जाता है, किस शताब्दी में माना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है, तो मन का अध्ययन करने वाला विषय कब माना जाने लगा इसे? तो 17 से 18वां शताब्दी जब आया, समय बीता, तब लोगों ने ये कहना, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि कोई चीज दिख ही नहीं रही, कोई चीज आकार ही नहीं है उसका, तो हम उसका अध्ययन करने वाला विषय इसको कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़े लोगों ने विचार बदला और विचार बदलकर यहां तक पहुंचे कि जो अब साइकोलॉजी है वो माइंड का, मन का अध्ययन करने वाला एक विषय है। तो इसलिए 17 से 18 शताब्दी के आसपास जो साइकी का शब्द का अर्थ माना जाने लगा, वो माना जाने लगा मन। पहले माना जा रहा था आपका आत्मा, अब माना जा रहा था मन, यानी कि मन का अध्ययन करने वाला विषय कहा जाने लगा। किसको? साइकोलॉजी को। अब क्या कहने जाने लगा? मन का अध्ययन करने वाला, स्टडी ऑफ माइंड कहा जाने लगा 17 टू 18 सेंचुरी के आसपास। अब ये जो विचारधारा थी वो किसके द्वारा, जैसे कि पहली वाला आत्मा का अध्ययन जो विचारधारा थी वो आपका एरिस्टोटल एंड प्लेटो था, उन्होंने माना था इस चीज को। अब इस चीज को मानने जाने लगा दोस्तों कैंट के द्वारा, होब्स के द्वारा एंड जॉन लॉक के द्वारा। तो इस विचार के समर्थक कौन कौन दे रहे थे? होब्स दे रहे थे, कैंट दे रहे थे एंड जॉन लॉक दे रहे थे। इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो ये है जॉन लॉक। क्यों है दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम? क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक टर्म दिया था, टेबुला रासा। तबुला बोल लो, टेबुला बोल लो, ये इन्होंने एक टर्म दिया था, ये इन्होंने एक शब्द दिया था टेबुला रासा, या ताबुला रासा भी बोल दिया जाता है इसे। ये दिया था जॉन लॉक ने। ये तबुला रासा या टेबुला रासा है क्या? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कोरी तख्ती, खाली स्लेट। तख्ती हमने स्कूल में पढ़े है ना, तो इसका मतलब होता है कोरी तख्ती, खाली स्लेट। यानी कि जॉन लॉक जो थे वो इन्वायरमेंट के साथ थे, वातावरण के साथ थे। ये कहते थे कि बच्चा जब स्कूल आता है ना तो एकदम कोरी स्लेट की तरह होता है, उसके अंतर्गत वही चीज लिखा, बच्चे को उस तरीके से जो चीज आप समझाओगे बच्चा उसी तरीके से चीजें समझेगा। जैसे कोरी स्लेट जब आपके पास आएगी तो उसमें वही लिखा जाएगा ना जो आप उसमें लिखना चाहोगे। तो उसी प्रकार से बच्चा जब आपके पास आता है वो बिल्कुल कोरी स्लेट होती है, आप उसे जो सिखाओगे बच्चा वही सीखता है। तो ये टेबुला रासा जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों 17 टू 18 सेंचुरी के पास जो इस साइकी था, इसका मन माने जाने लगा, इसको माइंड माने जाने लगा। लेकिन इसको क्रिटिसाइज करा किसने? तो विलियम वुंट ने। 19 सेंचुरी के आसपास, मतलब अगले ही सेंचुरी में 17 टू 18 सेंचुरी तो मन माना जाने लगा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही 19 सेंचुरी आया तो वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट जो कि बहुत ही नाम कमा रहे थे, नाम था उनका विलियम वुंट। तो विलियम वुंट जो थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा कि भाई जब आत्मा को नहीं देख सकते हम लोग तो मन को कैसे देख सकते हो? किसी ने मन को देखा है? मन को भी नहीं देख सकते। मन तो एक मानकर चले हमारे या तो अंदर है या फिर दिमागी रूप में अंदर है, हम उसको एज ए स्ट्रक्चर के रूप में जान सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कैसे जान सकते हैं? तो इसका भी कोई रूप और कोई कोई रंग नहीं था। इसको भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो इसको क्रिटिसाइज करा था किसने? तो इसको क्रिटिसाइज करा था दोस्तों विलियम वुंट ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ही कहा जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक।
तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंड को ही कहा जाता है। या कई बार आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से आधुनिक प्रयोगशाला, ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी इन्हीं को ही कहा जाता है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी पूछ लिया जाए फादर का, या फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट पूछ लिया जाए फादर का, तो वही आपका विलियम वुंड, दोनों का सेम ही आंसर होगा। क्योंकि ये जो थे ना, इन्होंने बहुत ही अलग अलग प्रकार के काफी सारे प्रयोग करे थे इन्होंने, और इनका एक शिक्षक, इनका एक स्टूडेंट था, टिचनर नाम था उसका, उसने भी बहुत ज्यादा प्रयोग करे थे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जब 19th सेंचुरी आई, उसी में इन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया। एक 1879, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1879 के आसपास इन्होंने, विलियम वुंड ने, ध्यान रखिएगा, एक जगह है जर्मनी के अंतर्गत, नाम है जगह का क्या है, लिप्जिंग। वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो जो कहां पर पड़ती है दोस्तों, ये जगह पड़ती है जर्मनी में। कहां पड़ती है दोस्तों, जर्मनी में पड़ती है। वहां पर इन्होंने एक पहली प्रयोगशाला स्थापित करी, किस चीज की, मनोविज्ञान की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित करी थी और कहां करी थी, तो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जर्मनी में विलियम वुंड के द्वारा सबसे पहली बार इसकी स्थापना करी गई थी, और 1879 की बात है। बस 19 सेंचुरी आया, 1879 आया, यहीं से ही साइकोलॉजी को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं से ही साइकोलॉजी को, बाल मनोविज्ञान को एक अलग रूप में देखा जाने लगा। अलग रूप में देखने का कहने का मतलब क्या है, इससे पहले जो था ना, ये था दोस्तों दर्शन। दर्शन शास्त्र का पाठ था। कहने का मतलब है साइकोलॉजी जो थी कोई अलग विषय के रूप में अब तक नहीं देखा जा रहा था। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, हमारी एक बुक होती है, आपने पढ़ी भी और आप आगे जाके पढ़ोगे भी, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो। तो फिलॉसफी का पार्ट माना जाता था साइकोलॉजी को अब तक, लेकिन 1879 में जब इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित करी, स्थापित करने के बाद ही इन्होंने ही साइकोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में दर्जा दिया। ठीक है, तो अब तक साइकोलॉजी किसका पार्ट था, दर्शन शास्त्र का था, फिलॉसफी का था, लेकिन इनके लेबोरेटरी में प्रयोग करने के बाद, अलग अलग चीजों के बाद, प्रयोगशाला करने के बाद साइकोलॉजी को एक अलग विषय का दर्जा मिला। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला, मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किसने किया था, तो विलियम वुंड ने ही स्थापित किया था। इससे पहले जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का पार्ट था। ठीक है, तो पहला बिंदु ध्यान रखिएगा, एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजी इन ए डिफरेंट सब्जेक्ट, तो अलग विषय के रूप में स्टैब्लिश करा था इन्होंने। साथ ही साथ में दोस्तों इससे पहले जो था ये दर्शन शास्त्र का पार्ट था। किसका पार्ट था दोस्तों, फिलॉसफी का पार्ट था, क्या, साइकोलॉजी। ठीक, साथ ही साथ में ये जो विलियम वुंड थे ना, इन्होंने ही मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विषय बताया। अब इन्होंने क्या मान लिया, इन्होंने और इनके जो शिक्षक थे टिचनर, उन्होंने, दोनों के दोनों ने ये मान लिया कि साइकोलॉजी जो है वो मन का अध्ययन करने वाला विषय नहीं है, बल्कि ये जो है ये चेतना का अध्ययन करने वाला विषय है। किस चीज का, कॉन्शियसनेस का। अब चेतना क्या होती है दोस्तों, तो चेतना दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी मैं सारी की सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये सारी की सारी चीजें जो सेव हो रही हैं आपको, वो आपके चेतन मन में सेव हो रही है, कॉन्शियस माइंड में सेव हो रही है। हमारे माइंड को तीन रूप में बांटा है सिगमंड फ्राइड ने, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में, जब उनकी थ्योरी आएगी साइको एनालिटिकल थ्योरी, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि माइंड को, मस्तिष्क को हमारे तीन भागों में बांटा है, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। तो जो इस हमारे साइकोलॉजिस्ट थे विलियम वुड, इन्होंने कहा कि हमारा जो ये साइकी शब्द है, ये जो है वो चेतन है, मतलब कॉन्शियसनेस है, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतन मन का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, तो जो भी चीज अभी आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सारे के सारे आपके चेतन मन में आपके जा रहा है। अगर 2-3 दिन तक रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलते हुए जाओगे, तो वो आज चेतन मन में जाता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इन्होंने कहा कि जो मन है 19 सेंचुरी में, कि वो जो है वो चेतन मन का अध्ययन करने वाला विषय है। लेकिन इनके कट्टर विरोधी आ गए कौन, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो थे, इन्होंने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम था साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक वाद का सिद्धांत। मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, जब हमारी थ्योरीज आएंगी, जब हम पढ़ेंगे।
तो सिगमंड फ्रायड ने एक बात कही कि भाई जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, ये जो है आधे से ज्यादा क्या 90% जो हमारा मस्तिष्क है वो अचेतन मन पर डिपेंड करता है, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो जो कोई चीज 90% अचेतन मन पर डिपेंड है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि साइकोलॉजी जो है वो चेतन मन का अध्ययन करने वाला विषय। यार बात तो इन्होंने बड़ी गंभीर कही थी, क्योंकि सीधी सी बात है, आप दो चीज तोल रहे हो, एक तो चीज का वजन है 90% और एक चीज का प्रतिशत है 10%। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने एक नाम सुना होगा, क्या, मारुति सुजुकी नाम सुना था ना। मारुति इंडियन कंपनी थी, सुजुकी एज अ जापानीज कंपनी थी, दोनों ने मर्ज करा था, दोनों ने अपना काम शुरू करा था, लेकिन लोगो सुजुकी का लगता था, देखा था ना आपने। क्यों? क्योंकि 51% शेयर सुजुकी के पास थे और 49% मारुति के पास थे। तो ज्यादा शेयर किसके पास थे? सुजुकी के पास, इसलिए लोगो सुजुकी का लगता था हमेशा, गाड़ी पर एस बना रहता था, देखा था ना आपने। तो उसी प्रकार से जब भाई मस्तिष्क का 90% अचेतन मन पर डिपेंड करता है, तो कैसे आप साइकोलॉजी को बोल सकते हो चेतन मन का अध्ययन है? आप ये बोलो ना कि साइकोलॉजी अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विषय है। तो इन्होंने सबसे बड़ा इन्हें क्रिटिसाइज करा और इन्होंने ही कहा कि लेकिन अधिकांश अचेतन मन से प्रभावित होते हैं, कौन? दिमाग। तो इस आधार पर यह विचार भी अधिक मान्य नहीं हुआ। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि इसको किसने क्रिटिसाइज किया था, तो इसको सिगमंड फ्रायड ने क्रिटिसाइज किया था। और सिगमंड फ्रायड ने बस बोलकर ही क्रिटिसाइज नहीं करा था, इन्होंने क्या करा था, अपनी थ्योरी के द्वारा बातों को स्पष्ट भी किया था। थ्योरी क्या थी इनकी? तो थ्योरी था इनकी साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बोला कि दिमाग जो होता है ना, और इसी के साथ साथ इन्होंने एक और थ्योरी दी थी, आइस क्यूब थ्योरी। दोनों की थ्योरी हल्की से समझ लीजिए आप। इन्होंने जो साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणात्मकवाद का सिद्धांत बताया था, उसमें इन्होंने बोला कि हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो तीन भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला भाग कॉन्शियस माइंड, जिसे आप चेतन मन कहते हो। दूसरा भाग प्री कॉन्शियस यानी कि सब कॉन्शियस, जिसे आप अवचेतन बोलते हो। इसे कई बार प्री कॉन्शियस, इसे आप प्री भी लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में दो नाम है, प्री और सब, पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में अनकॉन्शियस माइंड, जिसे आप अचेतन मन भी कहते हो। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो तीन भागों में बटा हुआ है, चेतन मन, अवचेतन मन या अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इनमें इन्होंने कहा कि हमारा जो माइंड होता है वो 90% जो होता है वो डिपेंड रहता है किस पर? अचेतन पर। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप खुद सोचिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप अपने आज सुबह आप उठे, सुबह उठने के बाद आपने बहुत सारे काम करे होंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप अपने घर से निकलकर कहीं बाहर गए होंगे और बाहर से कोई काम होगा, काम करके फॉर एग्जाम्पल के रूप में बिजली का बिल भरने गए थे। तो घर से निकले, बिजली का बिल भरने गए, बिजली का बिल भर के वापस आए। ठीक है, तो घर से जब निकले और बिजली दफ्तर तक पहुंचे और बिजली दफ्तर से लेकर घर तक जब तक आए आप, तो उस बीच में आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारे चेहरे देखे होंगे आपने। तो सारे के सारे चेहरे याद थे आपको? नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड इतनी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करता, हमारा माइंड केवल उन चीजों को ऑब्जर्व करता है जो हमारे लिए स्पेशल हो। ठीक है, हर चीज को ऑब्जर्व नहीं करता है। तो इतने सारे आपने फेस देखे, सारे के सारे फेस आपको याद नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों, हमारा माइंड केवल इतना ध्यान है कि घर से निकले थे आपने, आप बिजली दफ्तर में जहां बिल भर के आए, जिसको बिल देकर आए थे, जिसको पैसे देकर आए थे, उसका चेहरा आपको थोड़ा बहुत याद होगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है अनकॉन्शियस माइंड हमारा जो होता है मस्तिष्क का 90% होता है और बाकी आपका 5-5% देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक और एग्जाम्पल समझिए। अभी मानकर चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं अभी? मैं आपको पढ़ा रहा हूं साइकोलॉजी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बाल मनोविज्ञान। अब इसके अंतर्गत मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। तो ये दोस्तों अभी अभी है ना, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ताजा है। सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं, आप तुरंत मुझे झटपट आंसर दे दोगे। तो जो भी चीज तुरंत पढ़ी हो आपने, ताजा पढ़ी हो, वो आपको सारी की सारी चेतन मन के अंतर्गत सेव होती है। बिल्कुल फ्रेश, एकदम ताजा, बिल्कुल सारी की सारी कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत सेव होती है। लेकिन आप इस चीज को, मैं यही चीज अगर आप शाम में रिवाइज नहीं करोगे, मैं आपसे कल पूछूंगा, मैं आपसे कल पूछूंगा, तो आप कुछ कुछ चीजें भूलते हुए जाओगे, कुछ कुछ चीजें भूलते हुए जाओगे, कुछ कुछ चीजें याद होंगी।
तो कुछ चीजें जो आप भूल चुके हैं और कुछ चीजें जो आप याद है, तो आधी याद है आधी याद नहीं है, इसलिए से हम कहते हैं अवचेतन यानी कि अर्धचेतन। तो जो चीज आधी आप चीजें भूल चुके हो ना, वो सारी की सारी यहां सेव हो गई है आपके माइंड में। ठीक है। और वही चीज अगर मैं आपसे एक हफ्ते या एक महीने बाद पूछूं, जब आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे होगे उसका, तो वो सारी की सारी चीजें आप भूल चुके होंगे। तो वो सारी की सारी चीजें कहां सेव हो गई? अचेतन मन में। और जो हमारे मस्तिष्क का सबसे ज्यादा भाग होता है, लगभग लगभग 90% जो होता है वो अचेतन मन होता है। ठीक है। इसी चीज को दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने एक थ्योरी के द्वारा समझाने की कोशिश करी थी, जिस थ्योरी का उन्होंने नाम लिया था, जिस थ्योरी का नाम था आइस क्यूब थ्योरी। अब इसका नाम आइस क्यूब थ्योरी क्यों था? तो देखो दोस्तों, एक फिगर मैंने आप लोगों के लिए बड़ा सुंदर सा फिगर बनाया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बनाया मैंने आपके लिए। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मानकर चलिए एक समुद्री इलाका है। क्या है? ये पूरा का पूरा एक समुद्री इलाका है। इस समुद्र के इलाके के अंतर्गत देखोगे तो एक बड़ा सा बर्फ का ये टुकड़ा है, ये बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है। ये बर्फ का टुकड़ा देखोगे तो आधा बाहर है और आधा इस समुद्र के अंतर्गत गिरा हुआ है। ठीक है। तो इसमें से जो ये नीचे में, ये तो फिगर के आप मैंने समझाने के लिए दिखाया, आप जब देखोगे तो केवल आपको इतना भाग ही ऊपर ऊपर का ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो ऊपर ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है ना, इसी भाग को हम लोग कहते हैं, ये जो ऊपर ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसी भाग को हम कहते हैं चेतन मन। ये जो ऊपर ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सियस माइंड। यानी कि जो चीजें आपको बिल्कुल सटीक तरीके से, अच्छी तरीके से याद है, ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं कॉन्सियस माइंड यानी कि चेतन मन, जो चीजें अच्छी तरीके से याद हो आपको। ठीक है। वहीं पर ही दोस्तों दोस्तों थोड़ा सा नीचे आइए। यहां पर ये जो नीचे वाला भाग देख रहे हो ना, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग जो होगा लहरों की वजह से कभी ऊपर आएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा कभी नीचे जाएगा। और पानी हल्का या थोड़ा सा लाइट होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ज्यादा गहराई तक नहीं दिखाई दे रहा होगा, धुंधला धुंधला आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा। जो ये धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, वो क्या है? तो वो है दोस्तों आपका ये वाला भाग, अवचेतन मन। यानी कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला सा। आधी चीजें याद है आधी चीजें याद नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं अवचेतन मन, या फिर अर्धचेतन मन, या फिर प्री कॉन्सियस, या फिर सब कॉन्सियस। और ये जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, समुद्र में आप कितनी भी कोशिश कर लो, नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा ही नहीं, जब तक आप गोता मारकर नीचे तक नहीं जाओगे। और उसमें भी अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट, यानी कि बिल्कुल जो चीजें आप भूल चुके हो, जो चीजें आप बिल्कुल भूल चुके हो, वो क्या कहलाएंगी? वो आपकी, वो सारी की सारी चीजें चली जाएंगी आपके अचेतन मन में। किसमें? अचेतन मन में। तो इसको हम क्या कहेंगे? अचेतन मन। ठीक है। तो इस तरीके से एक थ्योरी दी थी सिगमंड फ्राइड के ने, जिसको हम कहते हैं आइस क्यूब थ्योरी। जो कि ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, वो आपका चेतन मन है। जो हल्का सा दिखाई दे रहा है, हल्का डूबा हुआ है, अर्धचेतन या अवचेतन। और जो आखिरी में है, इसे हम कहते हैं अचेतन मन। ठीक है। जो पूरी तरीके से दिखाई देता है, पूरी तरीके से याद है, आधा याद है आधा भूल चुके हो, और पूरी तरीके से भूल चुके हो। ठीक है। इसलिए दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क है, वो 90% जो होता है वो अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों हमारे मस्तिष्क का इसे क्या कहा जाता है? स्टोर रूम कहा जाता है। आपके घर में स्टोर रूम होगा ना, एक ऐसा कमरा होगा जहां पर आप सारा सामान जो बेकार होता है उसको आप रखे रखते हो, बाकी आगे जाकर कभी काम आता है तो उसमें से निकाल कर उस सामान को इस्तेमाल कर लेते हो। तो आपके जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर होते हैं, जो भी आपके अंतर्गत विचार है जो पूरे नहीं होते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां सेव होती है। इसलिए इसको मस्तिष्क का स्टोर रूम भी कहा जाता है। तो कई बार यही क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क का स्टोर रूम किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का स्टोर रूम इसे ही कहा जाता है। ठीक है। इसी थ्योरी को नाम दिया था सिगमंड फ्रायड ने, क्या? तो ये नाम दिया था उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मकवाद का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है। पहले साइकी का मतलब था आत्मा,
फिर समय बीता, साइकी का मतलब हो गया मन, फिर समय बीता, साइकी का मतलब हो गया चेतना, फिर समय बीता, साइकी का मतलब हो गया अचेतन, क्योंकि ये हमारा मस्तिष्क का ज्यादा से ज्यादा भाग है, 90% भाग है। तो इसलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ बिंदु लिख लीजिए। पहला बिंदु लिख लीजिए कि वह इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती वह अचेतन मन में एकत्रित हो जाते हैं। क्या दोस्तों मैंने क्या बोला? अनफुलफिल्ड डिजायर, यानी कि दोज डिजायर्स विच आर नॉट फुलफिल्ड गेट कलेक्टेड इन द अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो भी आपकी ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते थे लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाई है, पूरी नहीं हो पाई है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं आप भूल चुके हो धीरे धीरे, और वो चीजें कहां चली गई हैं? वो आपके अचेतन मन में जाकर इकट्ठी हो गई हैं, सेव हो गई हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में मनुष्य का जो व्यवहार होता है ना, वो सबसे ज्यादा इसी से प्रभावित होता है। किससे? अचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से, जो कि लगभग लगभग 90% होता है। तो इसलिए दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने इस चीज को क्रिटिसाइज करा और कहा कि जब हमारा माइंड 90% अचेतन मन से इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है, तो आप कैसे साइकी का मतलब या साइकोलॉजी को एज ए चेतन मन का अध्ययन कर सकते हो? तो सिगमंड फ्राइड ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया और कहा कि साइकी का मतलब क्या है? अब अचेतन मन का अध्ययन। लेकिन भाई धीरे धीरे समय बीता, क्योंकि चेतन मन भी नहीं दिखाई देता और अचेतन मन भी नहीं दिखाई देता। दिखाई तो दोनों में से कुछ भी नहीं देते, तो आप कैसे बोल सकते हो चेतन या अचेतन मन का? लेकिन दोस्तों समय बीता, समय बीतने के बाद जो साइकी का मतलब था वो अब माना जाने लगा व्यवहार का अध्ययन, यानी कि अपना जो बिहेवियर आप लोग कर रहे हो, किसी भी प्रकार का बिहेवियर कर रहे हो, किसी भी प्रकार की चीजें कर रहे हो, उसको हम कहने लगे व्यवहार का अध्ययन। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो साइकी ये जो अर्थ है कि अब जो साइकोलॉजी है उसको एज ए व्यवहार का अध्ययन माना जाने लगा, तो कब माने जाने लगा दोस्तों? तो 19 सेंचुरी की बात खत्म हो गई, अब बात आ गई दोस्तों 20 सेंचुरी की। ठीक है, तो 20 सेंचुरी में एज ए साइकोलॉजी को माना जाने लगा व्यवहार का अध्ययन, और ये जो है वो सबसे नवीनतम है। इसके बाद साइकोलॉजी का शब्द का अर्थ नहीं बदला, और ये बात जो थी व्यवहार का अध्ययन, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया था किसने? जेबी वॉटसन ने। और कब की बात है ये? तो 1913 की बात है, 1913 की बात है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी का मतलब व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, ये किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया था? तो सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया था जेबी वॉटसन ने, सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया था और सबसे पहले इन्होंने ही इंप्लीमेंट करा था। कब? 1913 में, 1913 में इन्होंने साबित किया, सिद्ध किया, और माना जाने लगा कि हाँ भाई अब तक जितने बताए गए थे उन सबसे सही और सबसे सटीक यही है कि व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है साइकोलॉजी। कैसे? देखिए साबित करता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों पहले आप लिख लीजिए कि आज मनोविज्ञान को मानसिक क्रिया या फिर व्यवहार के अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। देखो दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, या तो आपका मेंटल एक्टिविटी या फिर व्यवहार यानी कि बिहेवियर, व्यवहार के अध्ययन करने वाला विषय माना जा रहा है अब किसको? साइकोलॉजी को। क्यों? क्योंकि दोस्तों व्यवहार का अध्ययन करना जो है वो आत्मा, मन, चेतना या फिर अचेतन मन से ज्यादा इजी है, आसान है। क्योंकि दोस्तों ना ही आत्मा दिखाई देती है, ना ही मन दिखाई देता है, ना ही चेतना दिखाई देती है और ना ही अचेतन दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों व्यवहार जो है वो दिखाई देता है, उसे आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो और उस चीज के बारे में अध्ययन भी कर सकते हो। कैसे? मानकर चलिए आप एक रोड पे जा रहे हो, एक रोड पर जाते हुए आपको एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी जो रोड क्रॉस कर रही है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो आप गए, उस आपने उसका हाथ पकड़ा और उनको आपने रोड क्रॉस कराने में मदद करी। तो आपका ये व्यवहार था, व्यवहार साफ दिख रहा है कि कितनी सहानुभूति से वो महिला जिसको जरूरत है उसको मदद कर रही है। ठीक है, तो व्यवहार जो है आत्मा की बदौलत, मन की बदौलत, चेतना या अचेतन मन की बदौलत ज्यादा सुटेबल था, ज्यादा इजी था, ज्यादा आसान था उस चीज को देखना और अध्ययन करना और उसके बारे में चीजों का विचार करना। इसलिए दोस्तों कहा गया कि अब, किसने कहा? जेबी वॉटसन ने। कब? 1913 में, कि साइकोलॉजी जो है
अब व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। क्या है? व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। और इन्हीं के साथ साथ अन्य और भी साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे कि पेवलोव, जैसे कि स्कीनर। इन्होंने भी इनका समर्थन दिया और इन्होंने भी माना कि हाँ भाई, साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। ये किसने कहा था? तो ये व्यवहारवादियों ने कहा था। किसने कहा था? बिहेवियरिस्ट ने कहा था। व्यवहारवादी कौन? पेवलोव, वॉटसन, स्कीनर, ये सारे के सारे व्यवहारवादी है। ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है व्यवहारवादी क्या है या फिर संरचनात्मकवादी क्या है। तो ये फिलॉसफी का पार्ट है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर आकर दोस्तों आपकी साइकोलॉजी की जो कहानी है वो खत्म हो जाती है कि साइकोलॉजी की कैसे शुरुआत हुई थी और साइकोलॉजी को समय समय पर क्या क्या माना जाने लगा। 20वीं सेंचुरी यानी कि 1913 आते आते लोगों ने ये मान लिया, स्वीकार कर लिया कि साइकोलॉजी जो है वह व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको पता चल गई होंगी। ओके, तो ये था दोस्तों साइकोलॉजी का इतिहास कि साइकोलॉजी कैसे आया और आगे चलते चलते किन किन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा साइकोलॉजी को क्या क्या माना जाने लगा और आज साइकोलॉजी को क्या माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, तो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के जो लक्ष्य है या फिर उद्देश्य, जिसे आप गोल या फिर ऑब्जेक्टिव बोल लो, तो वो क्या है? तो मेन प्रोबेबली तीन ही गोल है साइकोलॉजी के। वो तीन गोल क्या क्या है? तो पहले लिख लीजिए। पहला है आपका वर्णन एवं मापन यानी कि डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट। दूसरा है आपका पूर्व अनुमान और नियंत्रण यानी कि प्री असेसमेंट एंड कंट्रोल। आखिरी है आपका राष्ट्रीयकरण एवं व्याख्यान। कई बार इसे व्याख्यान ही बोला जाता है, नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो मनोविज्ञान है उसके तीन ही लक्ष्य है। पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये तीनों की तीनों है क्या? कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सभी के सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ज्यादा डिटेल में आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा इस चीज के बारे में। देखिए, पहला है वर्णन एवं मापन। देखो, पहले होता है वैसे मापन, फिर होता है वर्णन। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों चीजें है क्या, समझिए। देखिए, मानकर चलिए आपकी कक्षा के अंतर्गत 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे में सभी के सभी बच्चे सिमिलर नहीं हो सकते। कुछ बच्चे जल्दी सीखेंगे, कुछ बच्चे धीरे और कुछ बच्चे बिल्कुल ही देर में सीखेंगे। तो बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख सकता है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी जरूरतें हैं, क्या उसकी मांग है, ये सारी की सारी चीजों को आपको क्या करना है, मापन करना है। आपको चेक करना है कि बच्चे की आखिर में एबिलिटी है क्या, और जो बच्चे की एबिलिटी है उसी अनुसार उस बच्चे को क्या देना, ज्ञान देना, उस बच्चे को सिखाना समझाना। इसी को हम कहते हैं वर्णन एवं मापन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्णन एवं मापन। अब देखो दोस्तों, वर्णन एवं मापन जो होता है ना, इसके अंदर का दो महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सही तरीके से जब ही किया जा सकता है जब उन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाए। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, तो डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला और दूसरा। अब पहला क्या है, तो वह है दोस्तों विश्वसनीयता, रिएबिलिटी। ठीक है, और दूसरा है वैधता यानी कि वैलिडिटी। अब कई बच्चे सोचेंगे विश्वसनीयता या वैधता आखिर है क्या? तो देखो दोस्तों, विश्वसनीयता और वैधता दोनों चीजें हैं क्या, पहले समझिए। विश्वसनीयता क्या है? तो विश्वसनीयता दोस्तों, सरल शब्द में बात करूं जाए तो एक, मानकर चलिए एक टेस्ट, आप लोगों के लिए मैंने एक टेस्ट बनाया, आप लोगों के लिए मैंने एक टेस्ट बनाया, तो टेस्ट थोड़ी है ये बनाया जो, तो उसकी विश्वसनीयता भी तो होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ी है कि उल्ट सुल्ट मैंने कुछ भी टेस्ट बना दिया, उसकी कोई लायबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि हाँ भाई ये एक्चुअली में सही तरीके से बच्चों के लिए सही है, बच्चों की आवश्यकता क्या थी, बच्चों की जरूरतें क्या थी, बच्चों की योग्यता क्या थी, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से बनाया गया। ये थोड़ी है कि बच्चा तीसरी क्लास में अपने टेस्ट बना दे 10वीं क्लास का। तो पहली बात है विश्वसनीयता, और दूसरी है वैधता। वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है? तो वैधता दोस्तों देखो, मानकर चलिए मैंने एक टेस्ट बनाया, उस टेस्ट का मेन मोटिव था कि बच्चे को हिंदी की राइटिंग, लिखना कितनी अच्छी तरीके से आता है और कितनी अच्छी तरीके से नहीं आता। तो जो भी मैंने टेस्ट बनाया, अगर वो टेस्ट बच्चे को हिंदी लिखनी आती है या नहीं आती है, या कितनी आती है कितनी नहीं आती है, उस चीज की जांच करके आपको देता है, तो वो वैधता कहलाती है।
अब मानकर चल लो आपको चेक करना था कि बच्चा हिंदी में सही तरीके से लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, उसके लिए आपने एक टेस्ट बनाया और वो जब टेस्ट दिया बच्चों को तो वो इस चीज को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा था कि उससे चेक करके ये बताया जा सके कि बच्चा हिंदी सही तरीके से लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, तो वो उसकी वैधता नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने बना दिया एमसीक्यू क्वेश्चन का एक टेस्ट। अब एमसीक्यू क्वेश्चन टेस्ट में तो बच्चों को टिक करना है, वहां पर पढ़ने का ज्ञान पता चल गया, लिखने तो वही है ही नहीं कहीं पर, तो वो लिखने का ज्ञान पता ही नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो गोल है वापन एवं मापन, तो वर्णन एवं मापन तभी आपका सही तरीके से हो पाएगा जब इन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाएगा, विश्वसनीयता और वैधता का। ठीक है, तो ये दो चीजें इसके अंतर्गत बड़ी फोकस होती है। समझ गए सभी बच्चे? तो ये था दोस्तों गोल के अंतर्गत, उद्देश्य के अंतर्गत पहला चरण। अब इसके अंतर्गत दोस्तों आ जाता है दूसरा चरण, पूर्व अनुमान और नियंत्रण। ये जब ही कर सकते हो जब तक आपका वर्णन एवं मापन ना हो जाए, ये दूसरा स्टेप है, पहले से नहीं कर सकते आप। अब ये पूर्व अनुमान क्या है? देखो दोस्तों, आपको पता है प्रिडिक्शन कहा जाता है। मानकर चलिए एक बच्चे का व्यवहार देखकर, बच्चे के समझ देखकर, बच्चे की मेंटल एबिलिटी देखकर आप ये चेक कर सकते हो ना कि आगे जाकर ये बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक बच्चा एसएसटी में बहुत अच्छा है, मानकर चलिए मैं आपको मानूं कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे हो, या कई बार आप भी बोलते हो यार इसका दिमाग बड़ा शार्प है, एक बार इसको जो चीजें बता दी जाती है इसको याद रहती है, तो क्या है, उस बच्चे को आपने अनुमान लगा लिया कि बच्चे का दिमाग बड़ा तेज है। तो उसी तरीके से किसी बच्चे को आप देखकर, उसके व्यवहार को देखकर आप ये जज कर लो आने वाले समय के लिए कि बच्चा इसमें बहुत अच्छा हो सकता है, बच्चे को इसके ऊपर कार्य करवाना चाहिए। तो मतलब बच्चे के जो अंदर योग्यता है, जो बच्चे के अंतर्गत एबिलिटी है, उसको पता करना और उसके बारे में पूर्व कथन करना और उसके ऊपर आगे कार्य करवाना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्री असेसमेंट एंड कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और लास्ट आ जाता है दोस्तों व्याख्यान। व्याख्यान दोस्तों ये लास्ट स्टेप है, तीसरा स्टेप है, ये आखिरी में ही होगा, इससे पहले नहीं होगा। और इसकी विश्वसनीयता, वैधता उसके ऊपर डिपेंड करती है कि इन दोनों को आपने कितने अच्छी तरीके से करा। इन दोनों को जब आप अच्छी तरीके से करोगे तभी तो आप बच्चों को करवा पाओगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो लास्ट में आप उसको क्या करते हो? सारी की सारी चीजों के अंतर्गत शामिल करते हो, उसी को हम व्याख्यान कहते हैं। तो ये 3 स्टेप्स थे आपके साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो अगली बार आपसे मनोविज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य पूछ लिया जाएगा, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करोगे। समझ गए? चलिए आगे चलते, आगे चलें तो दोस्तों अगला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या है? मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है दोस्तों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है एक बुक है, उस बुक का नाम भी यही था। चलिए कोई नहीं, एक बुक थी, उस बुक का भी नाम था क्या? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, क्या नाम था उस बुक का? नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, लेकिन इसके बारे में दोस्तों ये चीज एक अलग है। ये क्या है? ये चीज एक अलग है, और ये चीज जो हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो चीज एक अलग है। पूछ लिया जाएगा आपसे तो दोनों की दोनों चीजें कभी सेम मत कर दीजिएगा, कहीं बोलोगे यार ये सही है ये सही है, नहीं, ये दोनों की दोनों चीजें अलग है। ये कहानी जो मैं बता रहा हूं ये 1890 की कहानी है। कब की कहानी है? 1890 की कहानी है, और ये एज ए मनोविज्ञान की संप्रदाय यानी कि प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो बुक है ना आपकी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिसे आप लोग क्या बोलते हो? जेम्स जेम्स के नाम से जानते हो, जिसे हम बोलते हैं विलियम। ठीक है, तो विलियम बोल लो या विलियम्स बोल लो, कई बार हम एस भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका नाम था विलियम जेम्स। क्या नाम? अरे अरे, स्पेलिंग ठीक कर लो भाई, LIAM होता है। क्या था नाम? था उनका विलियम्स जेम। बात है ये कब की? तो ये बात है आपकी बहुत ही पुरानी, अभी की बात नहीं, 1890 की बात है। कब की बात है दोस्तों? 1890 की बात है। उन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, इन्होंने 1890 में एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम रखा था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे तब जब हम फिलोसफी पढ़ेंगे। बस ये शब्द आ गया प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसलिए मैंने आपको इस चीज के बारे में
बताया। ठीक है, अभी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि जो भी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके आपके संप्रदाय क्या है, तो ये मेन हम 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। कभी भी आप किसी बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो तो हम इन 4 चीजों को ध्यान रखते हैं। पहला चीज हम ध्यान रखते हैं कि मनोविज्ञान में क्या अध्ययन करना है। देखो दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी चीज आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा है तो पढ़ाना क्या है, मेन बिंदु ये। दूसरा, उसका अध्ययन कैसे करना है। तीसरा, कब अध्ययन करना है। और चौथा, किसको लेकर अध्ययन करना है। तो इन 4 चीजों को ध्यान में हम रखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप किसी बच्चे को साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि मनोविज्ञान में हमें क्या अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है, कब अध्ययन करना है और किसको लेकर अध्ययन करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल है। अब साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का नाम आया इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि एक बुक भी लिखी गई थी जिस बुक का नाम था साइकोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल 1890 में विलियम्स जेम्स के द्वारा। अब ये जो विलियम्स जेम्स है इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, जो प्रज्ञावादी होते हैं, फंक्शनलिस्ट होते हैं, उनके फादर कहा जाता है। लेकिन हम वो आगे बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे उस चीज के बारे में। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है ये इन 4 चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, समझ गए सही बच्चे। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे चले दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये जो जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा मनोविज्ञान था ना वो कई समूह में बट गया। ध्यान रखिएगा, कई समूह में बट गया और ये जो समूह बटे इन्हीं को ही हम मनोविज्ञान के संप्रदाय कहते हैं। अलग अलग प्रकार के जो संप्रदाय बटे, अब इसी को हम पाठ, यही जो पाठ है ये दर्शन शास्त्र का पाठ है। किसका पाठ है, ये दर्शन शास्त्र का पाठ है। दर्शन शास्त्र जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो अलग अलग संप्रदाय बट गए थे वो कौन कौन से संप्रदाय बट गए थे, तो आप लोगों से चलिए बातचीत करते हैं इन चीजों के बारे में। तो पहला आ जाता है दोस्तों संरचनावादी या संरचनावाद, जिसे आप स्ट्रक्चरलिस्ट भी बोलते हो। अब ये संरचनावादी कौन है और ये कब की बात है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सबसे पहले ये दोनों के दोनों गुरु चेले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो गुरु चेले हैं ये दोनों के दोनों जो थे वो संरचनावाद के सपोर्ट में थे। ठीक है, एक था विलियम वुंड जिसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल कहने का मतलब है आपके प्रयोगवादी। ठीक है, साथ ही साथ में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है इन्हें, विलियम वुड। ये टीचर थे, इनके स्टूडेंट थे टिचनर। ठीक है, ये टिचनर जो थे ना इन्होंने ही संरचनावादी का स्थापना करी, इन्होंने ही संरचनावाद की स्थापना करी। कब करी थी, तो 1892 में करी थी। ध्यान रखिएगा कब करी थी, 1892, 1892 में इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी अमेरिका में कॉलेज के अंतर्गत। ठीक है, कब शुरुआत करी थी इसकी, 1892 में। तो विलियम वुंड से सलाह लिया करते थे, क्या कर रहा थे, सलाह लिया करते थे। लेकिन इसको एक तरीके से संप्रदाय को कौन लेकर आए, टिचनर लेकर आए। अब ये जो थे दोनों के दोनों इसी के सपोर्ट में थे, दोनों के दोनों गुरु चेले थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो थे ना ये मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो मानसिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, कार्य का अध्ययन नहीं करते। देखो दोस्तों हमने पहले पढ़ा कि साइकी का मतलब क्या है और साइकोलॉजी किस चीज का अध्ययन करती है, वो एक अलग टॉपिक है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे 1913 आया उसमें वॉटसन ने मान लिया, बाकियों ने भी मान लिया कि वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। लेकिन फिर भी अलग अलग गुटों में बट गए थे लोग, लोग जो थे वो अलग अलग गुटों में बट गए थे, कुछ ये मान रहे थे, कुछ ये मान रहे थे, कुछ वो मान रहे थे, ऐसे फिलोसफी के रूप में हम वो यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों पहला आया संरचनावादी यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट। बात है 1892 की, जब टिचनर ने, विलियम वुंड का जो शिक्षक थे, इन्होंने अमेरिका के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल के अंतर्गत इस चीज की स्थापना करी। और ये लोग मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो मानसिक संरचना यानी कि मेंटल एक्टिविटी जो भी होती है उसका अध्ययन करती है, किसी भी प्रकार के कार्य का अध्ययन नहीं करती है। मतलब कोई भी आप कार्य कर रहे हो, किसी भी प्रकार के कार्य वर्क को, एक्टिविटी को दिखा रहे हो, उसकी बात नहीं है। आप जो भी दिमाग में सोच रहे हो, दिमाग में उस चीज को कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजों का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया इन्होंने। ठीक है, ये ना कि कार्य को करने वाला, जैसे कि व्यवहार जो होता है वो करने का ही होता है ना, इन्होंने करने के ऊपर फोकस नहीं करा, कार्य के ऊपर फोकस नहीं करा, इन्होंने संरचना के ऊपर फोकस करा। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करा।
इसलिए इसको कहा गया संरचनावादीवाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो इस चीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ गए सभी बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो आ जाता है दोस्तों फंक्शनलिस्ट यानी कि प्रत्यावादी। अभी मैंने दोस्तों बोला, आपको एक चीज बोली थी, फादर ऑफ अभी मैंने आपको बोली थी एक चीज कि प्रत्यावादी यानी कि फंक्शनलिस्ट जो होते हैं, ये जो थे ना दोस्तों, इसके अंतर्गत पहली बात, इसके जनक कौन माने जाते हैं, यानी कि इसके फादर कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाता है दोस्तों विलियम्स जेम्स। कौन माने जाते हैं? विलियम्स जेम्स। तो ध्यान रखिएगा, विलियम्स जेम्स हो गए, जॉन ड्यूवी हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये सारे के सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, ये मानते थे कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है? फंक्शनलिस्ट यानी कि प्रत्यावादी है, यानी कि मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, संरचनाओं का अध्ययन नहीं करते। जैसे कि शुरू वाले जो कह रहे थे वो संरचनाओं का अध्ययन करने वाले कह रहे थे। ये बात कब की है? तो ये बात है दोस्तों 1890 की। कब की बात है ये? 1890 की है। अनौपचारिक रूप से विलियम जेम्स ने इसकी शुरुआत करी थी, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था साइकोलॉजी ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये किताब का इन्होंने ही लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1890 की ही बात है। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो भी साइकोलॉजिस्ट है, ये क्या मानते थे? ये मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला है। किसका? मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला है, संरचनाओं का नहीं। कहने का मतलब है जो भी आपके दिमाग रूप में चल रहा है उसको एज ए कार्य के रूप में प्रस्तुत करना, उसको ऐसे करके देखना, केवल मन में ही ख्याली पुलाव नहीं पकाना। वो इन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की चीजों के ऊपर डिपेंड करते थे, ये इन चीजों के ऊपर फोकस करते थे। समझ गए? पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आपके इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहीं पर ही दोस्तों दो चीजें जो कि मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। पहला, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी, या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट यानी कि साइकोलॉजी, वो थे दोस्तों हमारे विलियम वुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और अभी अभी मैंने दोस्तों लिखवाया प्रत्यावादी के जनक यानी कि फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट, वो थे विलियम जेम्स। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो मैंने आपका हाईलाइट करके बिंदु लिखवा रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको इन चीजों में तकलीफ लेने की जरूरत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आया व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। व्यवहारवादी वही जिन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है? आधुनिक काल के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। ये अभी भी चीजें चल रही हैं, सभी लोगों ने मान लिया, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना ढीठ, नहीं भाई हम तो यही मानेंगे, हमने यही दिया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे बड़े नाम दोस्तों ये आ जाते हैं, पेवलव, जेबी वॉटसन एंड स्किनर। अब इसी के अंतर्गत दोगे दोस्तों, जेबी वॉटसन ने तो इसकी शुरुआत करी थी, क्या करी थी? इसकी स्थापना करी थी। कब? 1913 में, 1913 में इसकी इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, साथ ही साथ में स्किनर को एज ए रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी इनकी जो थियोरेटिकल पोर्शन है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा ही। और पेवलोव ने तो बताया आपको क्लासिकल कंडीशन की थ्योरी का सबसे बड़ा एग्जांपल इन्होंने ही दिया था। तो फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन्हीं को ही कहा जाता है। थ्योरी हम पढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे इन चीजों के बारे में, टेंशन मत लीजिएगा, बस अभी आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। तो ये क्या है? व्यवहारवादी है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई अभ्यास और अनुभव से कोई भी ज्ञान, ध्यान रखिएगा, कोई भी ज्ञान व्यवहार विकसित हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अभ्यास अनुभव के द्वारा कोई भी ज्ञान हो आपके व्यवहार में लाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि लाब्धि होती है ना, यानी कि आईक्यू होती है, उसको भी अभ्यास व व्यवहार में लाकर हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मेरी आईक्यू में अगर मैं मापू, मान लो मेरी आईक्यू 110 है, तो आईक्यू जो होगी वो आपकी हमेशा 110 ही रहेगी, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन व्यवहारवादी ने इतना तक कह दिया था कि किसी बच्चे के अभ्यास और व्यवहार में बार बार परिवर्तन लाकर उसके आईक्यू में भी आप परिवर्तन ला सकते हो, उनके बुद्धि लाब्धि में भी आप परिवर्तन ला सकते हो, साफ कह दिया था इन्होंने। ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने कहा था कि जैसा वातावरण उस बच्चे को आप दोगे ना, वैसा ही वो बच्चा होगा।
कहने का मतलब ये है कि जेबी वॉटसन ने ये भी बात कही थी कि आप मुझे 10 बच्चे लाकर दो। जेबी वॉटसन ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही थी कि आप मुझे 10 बच्चे लाकर दो, आप लोग जो बोलोगे मैं उसको वो बनाकर दिखा दूंगा। आप बोलोगे डाकू, मैं डाकू बना दूंगा। आप बोलोगे उसे डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बना दूंगा। आप बोलोगे उसे चोरी करने वाला चोर बना दूं, तो चोर बना दूंगा। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है बिल्कुल खाली स्लेट होता है, जैसे कि जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है, आप बच्चों को जो सिखाते हो बच्चा वही सीखता है। तो डायरेक्टली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो अगली बार बनेगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो व्यवहारवाद की किसने स्थापना करी थी? जेबी वॉटसन ने करी थी 1913 में। इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट, यानी कि व्यवहारवादी के जनक कहा जाता है इनको। 1913 की बात है। ठीक है, तो ये कहा था व्यवहारवादियों ने। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे यहां तक। आगे चलते हैं। आगे चलें तो आगे आ जाता है संज्ञानवादी, कॉग्निटिव। संज्ञानवादी के अंदर का जो सबसे बड़ा नाम आता है दोस्तों, जीन पियाजे, और साथ ही साथ में टॉलमैन। अब देखो दोस्तों, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान के जनक, तो किसको कहा जाता है दोस्तों? जिन प्याजे को कहा जाता है। अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बाल मनोविज्ञान है जो हम पढ़ रहे हैं, इसके आखिर जनक किसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जिन प्याजे को। जिन प्याजे ने बालक के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और अपने बच्चों के ऊपर इन्होंने प्रयोग करके साबित करी थी सारी की सारी चीजें। थियोटिकल पोर्शन जब आएगा हम इनके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बस अभी इतना समझिएगा, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन्हीं को ही कहा जाता है। साथ ही साथ में टॉलमैन भी इनके साथ समर्थन थे कि हाँ भाई ये बात सही है कि साइकोलॉजी जो है वो व्यक्ति के व्यवहार, उसके संज्ञानात्मक विकास का परिमाण है। यानी कि जो भी बच्चा व्यवहार कर रहा है, जो भी बच्चा व्यवहार कर रहा है, वो उसके संज्ञानात्मक विकास का क्या है? परिमाण है। कहने का मतलब है, ये मानकर चलिए कोई भी काम करते हो आप, तो ये थोड़ी है कि उठ के बस कर देते हो। आप दिमाग में सोच रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, उसके बाद ही तो काम को करते हो ना। मस्तिष्क में, जैसे कि मुझे यहाँ लिखना है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो मैंने दिमाग में पहले सोचा होगा ना। ये थोड़ी कि बस आंख बंद करा और लिख दिया मैंने कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो भी व्यवहार है, जो भी वो कर रहा है, वो उसके मेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि उसके संज्ञानात्मक विकास की बात है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है। जो सोच रहा है, समझ रहा है, विकास कर रहा है, उसी के अनुसार वो कार्य करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य गलती का पुतला, अपनी गलतियों से सीखता है वो कर करके। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस करा। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञानवादी कहा जाता है। ठीक है, अगला आ जाता है दोस्तों समग्रतावादी, जिसे आप गेस्टॉल्ट कहते हो। अब ये भाई अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्स वल्दीमर इनका नाम था। इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। तो इसलिए दोस्तों पूछ लिया जाता है कई बार आपसे कि फादर ऑफ गेस्टॉल्ट वादी, यानी कि गेस्टॉल्ट वाद के जनक कौन है? तो वल्दीमर है। क्या है? वल्दीमर है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछ लिया जाएगा दोस्तों, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों एक स्कूल की स्थापना करी थी। कब? 1912 में। कौन से स्कूल की? तो गेस्टोल्टवाद स्कूल की। यहीं पर इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने तर्क दिया था। और इस स्कूल के को फाउंडर कौन थे? तो वो थे कोफका एंड कोलर। ये जो थे को फाउंडर थे यहाँ के। क्या थे? को फाउंडर। जैसे कोई कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी में एक मालिक होता है और उसके साथ साथ में पार्टनर होते हैं ना। उसी प्रकार से जब ये गेस्टोल्टवादी की स्थापना करी जाती है, स्कूल की स्थापना करी जा रही थी 1912 में, तो मैक्स वल्दीमर के द्वारा करी गई थी। और इसके को फाउंडर थे कोलर एंड कोफ का। ठीक है, तो यानी कि इनके साथी थे एक तरीके के, मानकर चलिए। साथ ही साथ में लिविन, ये भी जो थे इन्हीं प्रकार के थे साइकोलॉजिस्ट, जो कि क्या मानते थे? मानते थे कि जो भी चीजें हो रही हैं वो गेस्टोल्टवादी है। अभी गेस्टोल्टवादी का मतलब क्या होता है? तो गेस्टोल्ट का मतलब होता है दोस्तों, उसका जो भी आकार है, जो भी शेप है, ठीक है, मतलब संपूर्ण उसको कहा जाता है। इसलिए कहते थे दोस्तों ये लोग कि कोई भी चीज बच्चों का अगर सिखाया, समझाया, बतलाया जा रहा है तो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं करना चाहिए। वो एक ही बार में सारी की सारी चीजें समझा देनी चाहिए। इसलिए दोस्तों ये पूर्ण से अंश की ओर एक हमारा शिक्षण सूत्र, शिक्षण बोल सकते हो आप, मैक्सिमस है, टीचिंग मैक्सिमस है, उसमें कहा जाता है पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, मतलब पूरे से छोटे की ओर, छोटे से पूर्ण की ओर। तो ये कहते थे कि बच्चों को संपूर्ण रूप में एक ही बार दे देना चाहिए, ना कि टुकड़े टुकड़े में देना चाहिए। इसलिए इनका नाम रखा गया गेस्टोल्टवादी। ठीक है,
तो इसलिए दोस्तों लिखिए सभी के सभी बच्चे कि मानव का जो व्यवहार है वो संपूर्ण परिस्थितियों का परिमाण होता है। मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। तो देखो दोस्तों, किसी भी प्रकार की मानव का जो व्यवहार है उसकी परिस्थितियों के परिमाण के ऊपर डिपेंड करता है। उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे का या उस व्यक्ति का किस प्रकार का व्यवहार वो कर रहा है। और उसके लिए आपको संपूर्ण जो उसकी परिस्थिति है उस चीज को समझना आवश्यक है। इसलिए दोस्तों इन्होंने संपूर्ण की बात कही थी, ना कि अंश यानी कि टुकड़ों की बात नहीं करी थी इन्होंने। तो ये कौन थे? गेस्टोल्टवादी। पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो मनोविश्लेषणवादी क्या है? मनोविश्लेषणवादी, जिसे आप साइको एनालिटिकल भी बोलते हो। ये वही थ्योरी है जो सिगमंड फ्रायड ने दी थी, जो कि उसके में मन को इन्होंने 3 भागों में विभाजित करा था। तो इसके जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में जुंग और एल्डर, ये दोनों के दोनों इनके समर्थन करते थे कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है, वो मनोविश्लेषणवादी है। ठीक है, इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि मानव का कोई भी व्यवहार हो उसके आचेतना का परिमाण होता है। किसका? आचेतन मन का उसका परिमाण होता है। क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, मस्तिष्क का जो पार्ट होता है वो 90% इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लोग मानते थे कि मस्तिष्क जो है वो आचेतन मन का क्या है? परिमाण है। साथ ही साथ में आचेतन को जानने के लिए सपने का विश्लेषण करना या फिर उसका किया जा सकता है। देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो भी बच्चा ड्रीम कर रहा है, जो भी बच्चे सपने, देखो क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, अचेतन मन क्या है? उसके अंतर्गत वो सारी की सारी चीजें सेव होंगी आपकी, जो आपकी इच्छाएं हैं लेकिन किसी कारणवश आप उन्हें पूर्ण नहीं कर पाए। तो आपके सपने ही तो हुए वो। तो इसलिए दोस्तों कहा इन्होंने कि अचेतन मन को जानने के लिए, पहचानने के लिए बच्चे के जो भी सपने थे उनका विश्लेषण करना चाहिए। इसलिए दोस्तों साइकोलॉजी को इन्होंने कहा चेतना, अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विषय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाना चाहिए आपको, तो इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलें तो नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है मानवतावादी। अब मानवतावादी कौन थे? तो इसमें सबसे बड़े नाम आते हैं दोस्तों अब्राहम मैस्लो, ऑलपोर्ट और कार्ल रोगर। ये जो थे दोस्तों, ये मानते थे कि साइकोलॉजी जो है वो मानवतावादी यानी कि ह्यूमनिस्ट है। अब ये मानवतावादी वाले क्या कहते थे? इनके अनुसार कहा गया कि इनके अनुसार मानव एक मशीन नहीं है बल्कि क्या है? सजीव प्राणी है। देखो दोस्तों क्या कहा? अकॉर्डिंग टू देम मैन इज नॉट ए मशीन बट ए लिविंग बीइंग। इन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार से कोई भी काम करने का आप प्रयास कर रहे हो तो ये कोई थोड़ी है कि बस उसको काम पे लगा दो एज अ मशीन की तरह। नहीं, कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार का कोई मशीन नहीं है, वो सजीव प्राणी है। वो महसूस करता है, वो अर्थ उस चीजों का समझता है, उन चीजों के बारे में प्रयास करता है सीखने का। तो सजीव प्राणी कहा इन्होंने। साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि मानव की जो भी अपनी इच्छाएं होती हैं वो आवश्यकता या फिर मनोवृत्ति होती है। तो कहने का मतलब है आपकी जो भी इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपकी इच्छा है टीचर बनना, तो ये आपकी क्या है? आवश्यकता। आपकी क्या है? ये जरूरत। जब तक किसी भी चीज की आवश्यकता या जरूरत नहीं होगी तब तक आप उसके प्रति अभिप्रेरित नहीं हो सकते, ये इन्होंने कहा। इन्हीं के साथ साथ इन्होंने कहा कि मानव का जो व्यवहार है वो उसी का परिमाण है जो कि आपकी आवश्यकता, जो आपकी इच्छा है, उसी के अनुसार आप कार्य करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए इसे कहते हैं हम मानवतावादी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप मानकर चलिए आप टीचर की पढ़ाई अभी क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये आपकी अभी इच्छा है, ये आपकी अभी आवश्यकता है कि मुझे 7वें फेज में या सीटेट में या फिर किसी भी और एग्जाम में क्या करना है? मुझे भाग लेना है, मुझे उसके अंतर्गत टीचर बनना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसके लिए पढ़ रहे हो। तो इसी को कहते हैं दोस्तों क्या? मानवतावादी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अलग अलग, जैसे ही नए 20 सेंचुरी के आसपास 1913 में जेबी वॉटसन ने यह साबित कर दिया कि साइकोलॉजी जो है व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है, तो लोगों ने अलग अलग इसकी धारणा बना ली और इस तरीके से चीजें सामने निकल गई। ठीक है, और उसके बाद में अलग अलग भागों में बट गया, जो कि हमने 7 भाग पढ़े। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि फंक्शनलिस्ट क्या है, बिहेवियरिस्ट क्या है, तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी क्लास हमारी बाइलिंगुअल चल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा हो, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों पहला टॉपिक। इसके अंतर्गत पूरी की पूरी थ्योरी मैंने आपको अच्छी तरीके से एक ही क्लास में, भले ही लंबी क्लास गई हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही क्लास में हमने पूरी करने का प्रयास करा। चलिए, अब यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं एक बार लगाकर देखते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या बोल रखा है? इज एजुकेशन साइकोलॉजी।
तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, जेबी वॉटसन ने 1913 में ये सिद्ध कर दिया था, 1913 में सिद्ध कर दिया था कि व्यवहार क्या है? अध्ययन करने वाला विषय है मनोविज्ञान। तो व्यवहारिक विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर ए। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी तरीके से आंसर लगाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या बोल रखा है? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया? क्या बोला गया कि जो भी आपके शुरुआत में साइकोलॉजी जो थी उसके अंतर्गत स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा की बात करी जाती थी। तो ये किसकी ओर रेफरेंस करता था, किस दर्शन को रेफरेंस करता था? तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब 1879 के अंतर्गत एक अलग लेबोरेटरी लाई गई विलियम वुंड के द्वारा और उन्होंने सिद्ध करा कि साइकोलॉजी एक अलग विषय है। उससे पहले तो हम एज ए दर्शन शास्त्र में पढ़ रहे थे। तो क्या था उसका पार्ट? वो दर्शन शास्त्र का पार्ट था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड, फिलॉसफी। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, क्या बोला? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, जल्दी से मुझे बताइए, टीचर शुड स्टडी एजुकेशन साइकोलॉजी बिकॉज। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो अध्ययन है वो किस लिए करना चाहिए? किसको? किसी भी अध्यापक को। तो पहला, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता। नहीं दोस्तों, हमें दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कभी भी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम, नहीं दोस्तों, टीचर को अपनी परीक्षा में प्रथम नहीं लाना है, बच्चों को सिखाना है। बल्कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जब तक आप अपने टीचिंग को, अपने पढ़ाने के तरीके को और ज्यादा इफेक्टिव नहीं बनाओगे, अच्छा नहीं बनाओगे, तो बच्चों को आप कैसा सिखा पाओगे? तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर है, इसकी सहायता से आप अपने शिक्षण, टीचिंग स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करोगे। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा आप बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हो, बच्चा किस तरीके से सीख सकता है उसी तरीके से आप अपनी टीचिंग स्टाइल लगाते हो, तो अपने शिक्षण प्रभावशाली बनाने के लिए करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बोला है 1879 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जर्मनी में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया? तो देखो दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि 1879 के अंतर्गत जर्मनी के अंतर्गत एक जगह थी लिप्रेंजिंग, लिप्जिग, वहां पर एक यूनिवर्सिटी थी। वहां पर सबसे पहले 1879 के अंतर्गत विलियम वुंड के द्वारा पहली प्रयोगशाला स्थापित करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज्ड द एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि फादर ऑफ, क्या बोला था मैंने आपको? फादर ऑफ, ये दोनों की दोनों चीजें सेम है। ठीक है, मेथड बोल लो या साइकोलॉजी बोल लो, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये किसने सबसे पहले करा था? तो ये करा था दोस्तों विलियम वुड ने। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने फोर्थ लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक इन्हीं को ही कहा जाता है, मॉडर्न साइकोलॉजी का भी फादर इन्हीं को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे या वैसे पूछे, आपको आंसर पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु, विच इज द फोकल पॉइंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बताइए भाई। विद्यालय, शिक्षण प्रक्रिया, बालक, लीजिए भाई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बाल केंद्रित क्या है? बच्चों की क्या आवश्यकता है, बच्चों की क्या जरूरत है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, कैसे नहीं सीख सकते, बच्चे की रुचि क्या है, उसी को हम ध्यान में रखते हैं जब पढ़ाते हैं। तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड मेथड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड कहलाता है। ठीक है, तो हम किसको ध्यान में रखते हैं? बालक को ध्यान में रख के करते हैं, ये नहीं कि किसी और को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो मेन केंद्र बिंदु क्या है बाल मनोविज्ञान का? बालक। ठीक है, बालक है तो हम पढ़ाएंगे, नहीं है तो किसको पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? व्यवहारवादी का संबंध किससे है? बिहेवियरिस्ट इज रिलेटेड टू। ओके, आंसर यहाँ नीचे दिए गए हैं, लीजिए भाई। आंसर भी आपके यहाँ दे दिए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जब यहाँ दिखी क्या है
तो चलिए छोड़ते हैं। व्यवहारवादी का संबंध दोस्तों ध्यान रखिएगा दोनों से है। किससे है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वांशुक्रम और वातावरण। क्योंकि जो बच्चे को दिखेगा, जो बच्चे को करेगा, उसी प्रकार से वो व्यवहार करेगा। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है। अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, व्यवहारवादी का संबंध किससे है, और ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, दोनों से ऑप्शन ही नहीं दिया, मैंने इससे लिख दिया प्रत्यावादी और इनमें से कोई नहीं। तब जब दोनों नहीं है तो आप किस पर टिक करोगे? तब आप टिक करोगे वातावरण पे। ध्यान रखिएगा, तब आप टिक करोगे वातावरण पे। ध्यान रखिएगा व्यवहारवादी जो होते हैं वो ज्यादातर वातावरण पर ध्यान देते हैं, ना कि वांशुक्रम हेरिडिटी के ऊपर ज्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो व्यवहारवादी है। बिहेवियर के द्वारा कहा जा रहा है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला कहा जा रहा है। और व्यवहार कहां से आता है बच्चों के अंतर्गत? वातावरण के अंतर्गत से आता है। तो इसलिए दोस्तों अगर ऑप्शन में आपका वांशुक्रम, वातावरण, प्रकृतिवादी और इनमें से कोई नहीं हो तो आप वातावरण पर टिक करोगे। अगर आपके पास वांशुक्रम, वातावरण दोनों है तो आप दोनों पर टिक करोगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों थोड़ा बहुत आपका कहीं ना कहीं वांशुक्रम से भी आता है और वातावरण से भी आता है। दोनों का गुणात्मक क्या होता है? आपका रिजल्ट निकल के आता है। इसलिए जब भी आपके एग्जाम में दे रखा हो वातावरण तो वातावरण पर टिक करिए, दोनों दे रखा हो तो दोनों पर टिक करिए। ठीक है, चलिए। तो ये था दोस्तों आपका आज का 7वां क्वेश्चन, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए इन 7 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए, तो जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था आज का अपना पहला टॉपिक, आज की अपनी पहली क्लास। भले ही थोड़ी क्लास लंबी हो गई हो, लेकिन आपको मैंने पहला चैप्टर मनोविज्ञान क्या है बिल्कुल बेसिक से लेकर चला एडवांस तक पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करता हूं आप अब कभी नहीं भूलोगे कि मनोविज्ञान क्या है। बाकी इसका पीडीएफ नीचे, अभी मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन नीचे की तरफ आपको एक लिंक दूंगा, दे रखा है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर आप उसका पीडीएफ ले सकते हो वहां से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी नेक्स्ट दिन। और साथ ही साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से लिखकर बताइएगा कि सर ऐसे ही, भले ही लंबी क्लास हो लेकिन अच्छी तरीके से एक टॉपिक क्लियर करके चलिएगा, ताकि हम लोग उससे अच्छी तरीके से पढ़ सके। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, या कोई और भी सलाह हो तो वो भी आप लोग मुझे दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।